जब भारत में मुसलमानों के संहार और उनके सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का आह्वान कई धार्मिक सांसदों और संसदों द्वारा किया गया था, जिसमें भाजपा नेता और विधायक शामिल थे, तब मोदी जी ने ऐसे आह्वानों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। इसलिए अल्पसंख्यकों, खासकर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए उनकी चिंता से यह आभास होता है कि वे भारत में मुख्य रूप से चुनावी उद्देश्यों के लिए पक्षपात पूर्व उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। सबसे पहले तो आपको आज के 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ। आइए जानते हैं धरातल पे, ग्राउंड लेवल पे इसमें कितनी सच्चाई है, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोले मोदी जी। मोदी जी ने ये जो संबोधन किया, कम से कम इतना तो नहीं कहा जा सकता है कि वह नीरस था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्र एक चुनाव के एजेंडे और सभी समुदायों पर लागू होने वाले तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के बारे में नियमित तरीके से बात की। उन्होंने उस एजेंडे को दोहराया, लेकिन इसके क्रियान्वयन की व्यवहार्यता पर गंभीरता से विचार नहीं किया। मोदी जी का यह संबोधन लोगों के मुद्दों से बेखबर था। लोग अभूतपूर्व बेरोजगारी, संकट, कमर तोड़ महंगाई और युवाओं के अंधकार में भविष्य से अधिक परेशान है, जो परीक्षा भी इस भरोसे के साथ नहीं दे सकते कि प्रश्न पत्र लीक नहीं होंगे। उनके लिए समान नागरिक संहिता और एक राष्ट्र एक चुनाव प्राथमिकता वाले मुद्दे नहीं है। हाल ही में CSDS लोकनीति सर्वेक्षण ने लोगों के चिंताओं को सार्वजनिक कर दिया है, जो बेरोजगारी के अवसरों की कमी के कारण उनकी आजीविका के लिए बढ़ती चुनौतियों के कारण उत्पन्न हुई है। प्रधानमंत्री लोगों की समस्याओं से अनभिन्न है और समान नागरिक संहिता UCC और एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं, जो एक आत्मविश्वासी नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान का संकेत है। आगे UCC, अंबेडकर और विधि आयोग के विचार पर मोदी जी क्या कहते हैं, देखिए। यह अजीब बात है कि मोदी जी ने 21वें विधि आयोग के विचारों की पूरी तरह अवहेलना करते हुए समान नागरिक संहिता के बारे में बात की, जिसमें कहा गया था कि ऐसी संहिता ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय। इसमें कहा गया था कि व्यक्तिगत कानूनों में भेदभावपूर्ण प्रावधानों से उचित तरीके से निपटा जाना चाहिए, ताकि उन्हें फिर से तैयार किया जा सके और संविधान तथा लैंगिक समानता के आदर्शों के साथ संगत बनाया जा सके। इसलिए मोदी जी ने विधि आयोग की रिपोर्ट की पूरी तरह अवहेलना करते हुए अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में नागरिक संहिता के मुद्दे को उठाया, जिससे यह संकेत मिलता है कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों को निशाना बनाएगी, जो अपने निजी कानूनों की सुरक्षा के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। प्रधानमंत्री को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी भारतीयों के लिए नागरिक संहिता लागू करने की उनकी उत्सुकता को BR अम्बेडकर की दृष्टि से संतुलित किया जाना चाहिए। 2 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 13 पर चर्चा का जवाब देते हुए, जिसमें किसी भी धर्म को मानने के मौलिक अधिकार से संबंधित चर्चा में UCC पर मुसलमानों की आशंकाओं का उल्लेख किया गया। अंबेडकर ने कहा, कोई भी सरकार अपनी शक्ति का इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती कि मुसलमान समुदाय विद्रोह के लिए उकसाए। मोदी, जो अक्सर कांग्रेस पर अंबेडकर के प्रति सम्मान न दिखाने का आरोप लगाते हैं, वास्तव में उनके विचारों को ध्यान में रखे बिना समान नागरिक संहिता की आवश्यकता के बारे में बेतहाशा बात करके उनके दृष्टिकोण को कुचल रहे हैं। मोदी जी ने अपने संबोधन में संविधान की रक्षा और एक राष्ट्र एक चुनाव पर भी चर्चा की।
एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े मुद्दे पर भी यही स्थिति है। इसमें संविधान में कई संशोधन शामिल है और संभवतः इसे बदलने के ऐसे प्रयास इसके मूल ढांचे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएंगे, जिसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। मोदी को यह ध्यान रखना चाहिए कि 18वें आम चुनाव में लोगों ने संविधान बचाने को चुनावी मुद्दा बनाया और भाजपा को लोकसभा में बहुमत से वंचित कर दिया। इसलिए लोगों को ये भरोसा दिलाने के बजाय कि संविधान को बचाया जाएगा और संरक्षित किया जाएगा, प्रधानमंत्री द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करना संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ करने की मंशा को दर्शाता है। आगे बात करते हुए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री बांग्लादेश पर भी बोले। बांग्लादेश की जनता सांप्रदायिकता विरोधी संविधान चाहती है। मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में भी बात की, क्योंकि वहां छात्रों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भाग गई थी। ऐसे करते हुए वे भारत के प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि एक भाजपा नेता की तरह बोल रहे थे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब भारत में मुसलमानों के नरसंहार और उनके सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का आह्वान कई धार्मिक सांसदों और संसदों द्वारा किया गया था, जिसमें भाजपा ने नेता और विधायक शामिल थे, तब मोदी जी ने ऐसे आह्वानों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। इसलिए अल्पसंख्यकों, खासकर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए उनकी चिंता से यह आभास होता है कि वे भारत में मुख्य रूप से चुनावी उद्देश्यों के लिए पक्षपात पूर्व उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा कहना वास्तव में इस दृष्टिकोण को नकारता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत की मुक्ति का अर्थ होगा दुनिया भर के लोगों को, चाहे उनकी आस्था या राष्ट्रीयता कुछ भी हो, सभी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना। मोदी जी को इस तथ्य का भी ध्यान रखना चाहिए था कि बांग्लादेश में छात्रों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि वहां चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थे और उनका मानना था कि शेख हसीना ने चुनावों में धांधली की है और असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया है। उन्हें बांग्लादेश ने सभी नागरिकों की असाधारण मांग पर ध्यान देना चाहिए था कि वे एक संविधान के हकदार हैं, जिसे संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए, जो सांप्रदायिकता विरोधी, भेदभाव विरोधी और स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे। बांग्लादेश के लोगों की ऐसी आशंकाएं भारत में भी प्रतिध्वनित होती है, जहां वोट फॉर डेमोक्रेसी और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग के आंकड़ों के आधार पर बताया है कि 18वें आम चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से नहीं कराए गए। लोग संविधान और संवैधानिक दृष्टिकोण को महत्व देते हैं। हमारी स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से चाहे जो भी कहे, लोग अब अपनी स्वतंत्रता और भारत के संवैधानिक दृष्टिकोण की रक्षा के लिए सबसे आगे है। CSDS और लोकनीति द्वारा सर्वेक्षण किए गए 79% लोगों ने पुष्टि की कि भारत केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि सभी धर्मों का है। इसलिए मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के माध्यम से UCC का हवाला देकर और बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आह्वान करके लोगों को ध्रुवीकृत करने की कोशिश की, लेकिन इससे बहुत अधिक लाभ नहीं होगा। लोगों को संविधान और भारत का संवैधानिक दृष्टिकोण प्रिय है, जो सभी ध्रुवीकरण और विभाजनकारी आख्यानों पर विजय प्राप्त करेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए हिंद वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।